और हमने ब्रेन पढ़ लिया था। चलो आज हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। हमने एनसीईआरटी से भी ब्रेन पढ़ लिया था ना, या नहीं पढ़ा था? नहीं, तो पहले एक काम करते हैं, ब्रेन तक का जो हिस्सा एनसीईआरटी में दिया है उसका आरआरआर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ना एनसीईआरटी में दी नहीं है ज़्यादा। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम बहुत ही सुपरफिशियली ही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे जिसमें आपके नीट के क्वेश्चंस लायक सिलेबस कवर हो जाए। और बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है तो फ़ायदा, लेकिन अभी नीट यूजी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम इसको लिमिटेड लेवल पे ही डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले एनसीईआरटी से जहाँ तक ब्रेन दिया हुआ है वहाँ तक का आरआरआर कर लेते हैं। एनसीईआरटी से वो लाइंस पढ़ लेते हैं सारी, और उसमें अगर कोई बात समझने की है तो समझ लेते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे आएंगे। वैसे मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। चलो, तो स्पाइनल कॉर्ड से पहले ब्रेन तक का एनसीईआरटी वाला हिस्सा हम यहाँ पे पढ़ते हैं। लास्ट में आरआरआर करेंगे, पर अभी तक जो रेलिवेंट पोर्शन पढ़ा है उसको तो अभी समझ लो, क्योंकि जो कुछ हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है उसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी समझ लें। फिर स्पाइनल कॉर्ड अभी नहीं पढ़ाएंगे एनसीईआरटी में से, वो बाद में पढ़ाएंगे। तो भाई मुझे याद दिलाओ, हमने इस एनसीईआरटी में कहाँ तक की रीडिंग मार ली थी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। जो हमने ब्रेन पढ़ा था, एक ब्रेन का डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। देखो, इसके अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दिखाए हैं। ये हिस्सा फोर ब्रेन है, ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पे मिड ब्रेन है, फिर ये नीचे वाला हिस्सा दिखाया है ये हाइंड ब्रेन है, और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे लास्ट में छोटी सी दिखाई है। अब फोर ब्रेन में तुम्हें इसमें क्या दिख रहे हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो लेटरल व्यू है, ये देखो एक कॉर्पस कैलोसम, ये आप समझते हैं, इसकी लेबलिंग दिखाई दे रही है, और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। और ये सल्काएं हैं, सॉरी ये गायराएं हैं, और ये जो है ना ये सल्काएं हैं, ठीक है। तो ये दिया है इन्होंने। इसके बाद इन्होंने एक चीज और बताई है कि फोर ब्रेन के कौन से तीन हिस्से होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स, देखो फोर ब्रेन के तीन हिस्से यहाँ पे इन्होंने ठीक से नहीं बताए। एक होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, है ना, ये हमने पढ़े थे। दूसरा होता है सेरिब्रम, ये हमने पढ़ा था। और तीसरा हिस्सा ना एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये होता है जिसको कि हम डायंसेफेलॉन कहते हैं। अब इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि एपिथैलेमस तो यहाँ ऊपर ये रहा, ये तो वो है नॉन न्यूरल, ये वाला हिस्सा ये कह रहे हैं कि ये थैलेमस है, और नीचे ये छोटा सा हाइपोथैलेमस है, और इसके नीचे ये पिट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस और यहाँ पे ये पिट्यूटरी। फिर मिड ब्रेन के नाम पे ये छोटा सा हिस्सा, इस हिस्से को ये मिड ब्रेन कह रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया था ये सब डायग्राम में। और फिर हाइंड ब्रेन के नाम पे ये बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये पॉन्स है, ये मेडुला है, और ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम में आपको आर्बर वाइटाई दिख रहा है, फिर ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। और एक खास चीज जो इन्होंने लेबल कर दी है, बाकी तो कुछ नहीं किया, उसको कर दिया, वो ये था कि जो दो लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं, आप याद कीजिए, दोनों ही लेटरल वेंट्रिकल्स को के बाद एक आती है थर्ड वेंट्रिकल, फिर एक आती है फोर्थ वेंट्रिकल, याद आया आपको? तो थर्ड को फोर्थ वेंट्रिकल से ये एक्वाडक्ट कनेक्ट करता है। इस पर मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, इसको हम इटर या एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस बोलते हैं। और इन सभी लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में क्या भरा होता है, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि इनमें भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रल एक्वाडक्ट इन्होंने जरूर लेवल किया है, बाकी कुछ लेवल नहीं किया है दिखाने के लिए। तो आप समझ रहे होंगे ना एक्वाडक्ट क्या होता है, थर्ड को फोर्थ से जोड़ता है। परसों क्वेश्चन भी पूछा था मैंने शायद इस पे कल, और आप सोच रहे होगे तो एनसीईआरटी में है ही नहीं है, कैसे पूछ लिया? तो मैं एनसीईआरटी से ही पूछता हूँ, लेकिन कहीं थोड़ी सी चीज दी है तो ये याद रखना आपको। इसको मैंने आपको और भी अच्छे से दिखाया था, एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, याद है? कहाँ दिखाया था? जब हम ब्रेन के फोटोग्राफ्स देख रहे थे उस समय। ये देखो, ये वाला फोटो याद होगा तुम्हें, ये लेटरल वेंट्रिकल, ये लेटरल वेंट्रिकल, ये थर्ड और ये फोर्थ। चलो, तो हमको आ गया समझ में। अब हम थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, क्या दिया इन्होंने। ब्रेन एनसीईआरटी ने बहुत ढंग से नहीं समझाया है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखने वाले या जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो उसको अच्छे से नहीं समझा पाता है, और जितना भी समझाया है उसे समझ लेते हैं।
तो ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी एंड इज द कमांड एंड द कंट्रोल सिस्टम। यही सब कमांड एंड कंट्रोल करता है। क्या क्या कंट्रोल करता है भैया? सब कुछ करता है, जैसे वॉलंटरी मूवमेंट्स, इसके अलावा बॉडी का बैलेंस बनाए रखना, वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स का फंक्शन जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी वगैरह, टेम्परेचर रेगुलेशन, भूख और प्यास, सर्कैडियन 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी, यही कहलाती है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक। मतलब क्यों हम एक निश्चित समय पे हमें नींद आने लगती है और क्यों हम कुछ घंटे सोने के बाद हमारी नींद खुल जाती है, ये सब कैसे होता है, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है। इसके अलावा ब्रेन जो है सेवरल एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है और ह्यूमन बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारी आईज से जो इन्फॉर्मेशन आती है, उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा मैंने बताया था ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, वो प्रोसेस करता है। हियरिंग की इन्फॉर्मेशन को भी प्रोसेस करता है। वर्निकेज एरियाज और ब्रोकाज एरिया स्पीच सेंटर कहलाते हैं। एक मेमोरी एरिया भी होता है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड है और हाइपोथैलेमस वगैरह इमोशंस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स थॉट्स से भी रिलेटेड है। तो ये तो जनरल बात है, आपको पता है, ये सब ब्रेन ही करता है। अब ह्यूमन ब्रेन कहाँ होता है? इट इज प्रोटेक्टेड वेल इनसाइड द स्कल। स्कल के अंदर ब्रेन पे ऊपर मेनिंजेस होती हैं। अब 3 लेयर्स होते हैं, मैंने बताया था डीएपी, सबसे बाहर डोरा मैटर, बीच में पतला सा एरिक्नॉइड, और अंदर वाला जो कि ब्रेन की टिश्यू के कांटेक्ट में होता है सरफेस के, वो होता है पाया मैटर। ड्यूरा मैटर हार्ड है, एरिक्नॉइड बहुत पतला है और सबसे अंदर वाला पाया मैटर है। खास बात क्या है कि एरिक्नॉइड वाला लेयर सिर्फ किसमें पाया जाता है? मैमल्स में। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है? एरिक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में। ठीक है। अब ब्रेन को 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। ये 3 हिस्से क्या है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ फोर ब्रेन की। एक पूरा पैराग्राफ है फोर ब्रेन के बारे में। इन्होंने फोर ब्रेन को थोड़ा अलग तरीके से समझाया है, थोड़ा गलत तरीके से भी। ऑल्फैक्टरी लोब्स इन्होंने डिस्कस ही नहीं करे, क्योंकि इनको शायद स्मेल नहीं आती थी, कोविड टाइम से इनकी स्मेल खराब हो गई है, तो इन्होंने ऑल्फैक्टरी लोब उड़ा दिए हैं, उनको अलग नहीं माना है। और सेरिब्रम जरूर इन्होंने माना है कि फोर ब्रेन का हिस्सा है, अच्छी बात है, तो मान लिया। और उसके अलावा डायनसेफेलॉन का जो एपिथैलेमस वाला पार्ट है, क्योंकि वो नॉन न्यूरल है, उसको भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। तो इन्होंने बस 3 पार्ट बताए हैं, याद रखें फोर ब्रेन के, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कोई बात नहीं, तो ये 3 पार्ट मान लेते हैं। अब सेरिब्रम जो होता है वो मेजर पार्ट बनाता है ब्रेन का। सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, जिनको बीच से कौन डिवाइड करती है? एक डीप क्लेफ्ट होती है, तो सेरिब्रम को लॉन्जिट्यूडली 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। इन 2 हाफ्स को कहा जाता है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिन्हें कि कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, उससे कनेक्टेड होते हैं। तो वो दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाती है। अब जो ऊपर ग्रे मैटर वाला लेयर होता है, यानी लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इज नोन एज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये ना, इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, इसको ही हम ग्रे मैटर कहते हैं। तो याद रखिए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो ऊपर ग्रे मैटर वाला लेयर होता है, ये है। और इसी इसमें जितने ज्यादा फोल्ड होंगे उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस भी कही जाती है। अब ये ग्रे कलर का क्यों होता है, ये आपको पता है, क्योंकि इस हिस्से में डेंड्राइट और साइटॉन्स होते हैं, तो इसलिए ये ग्रे कलर का होता है। मतलब कहने का मतलब, यहाँ पे ना न्यूरॉन की सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड होती है यहाँ पे, इसकी वजह से ये कलर होता है। ठीक है। तो ये तो बात हुई ग्रे मैटर के बारे में, राइट। अब इसके बाद हम इस ग्रे मैटर के अलग अलग एरियाज के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो हमने बात करी यहाँ पे कि ग्रे कलर क्यों होता है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अलग अलग किस्म के एरियाज होते हैं। जैसे एक होता है मोटर एरिया, मोटर एरिया से इंपल्सेस जाती हैं मोटर नर्व्स के थ्रू, है ना। दूसरा होता है सेंसरी एरिया, जहां पे इंपल्सेस रिसीव होती हैं, लेकिन इनके बीच का एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो सेंसरी और मोटर के बीच होता है, जो इंपल्सेस आती हैं उनको प्रोसेस करता है और क्या डिसीजन लेना है वो मोटर के थ्रू वापस भेजता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ना तो सेंसरी है और ना मोटर है, इसे कहते हैं एसोसिएशन एरिया। तो 3 एरियाज बहुत सिंपल है, आप समझ गए। सेंसरी आएगा, एसोसिएशन प्रोसेस करेगा, मोटर से इंफॉर्मेशन वापस जाएगी। और ये जो एसोसिएशन एरिया होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन। नाउ व्हाट इज इंटरसेंसरी एसोसिएशन? जैसे आ, कोई भी चीज ले लो आप, कोई खाने की चीज, तो अब आप गुलाब जामुन खा रहे हो तो उसमें से खुशबू भी आ रही है, तो एक तो नोज से आपको फूड की स्मेल आ रही है और टंग से टेस्ट आ रहा है, तो आपकी आंखें बंद भी रहेंगी ना, तो आप नोज से स्मेल करोगे और टंग से खाओगे, तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हाँ, गुलाब जामुन खा रहा हूँ, है ना। इसी तरह मतलब इंटरसेंसरी एसोसिएशन, आपकी आंखें बंद है, पीछे तड़ाक से एक पड़ी आपके, तो आप बता सकते हो ना, सिर्फ पड़ी है आपके पीछे और कुछ नहीं हुआ, कि मम्मी की चप्पल थी या पिताजी का हाथ था, बता ही सकते हो, है ना। तो क्या होता है कि ये सब चीजें आपकी मेमोरी में है। इंटरसेंसरी एसोसिएशन, पीछे एक पड़ी और पीछे से आवाज आई। दूसरा क्या है कि मेमोरी में आपको याद आ गया, पिछली बार भी ऐसी पड़ी थी तो किसने दिया था, है ना। तो इन सब से ना, ये सब एसोसिएशन एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिकॉग्नाइज करो पुरानी मेमोरी से, उसको आइडेंटिफाई करो। और कम्युनिकेशन वगैरह के लिए भी यही एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, एक से दूसरे एरिया तक बात पहुंचाने के लिए, मतलब क्या करना क्या है, डिसीजन लेने के बारे में।
और यहाँ पे हम नर्व तो बोलते नहीं है क्योंकि हम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना? तो हम यहाँ पे इन्हें ट्रैक्ट कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे जो इस ट्रैक्ट के जो फाइबर होते हैं ना, ये माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं, इसलिए ये व्हाइट मैटर कहलाएगा क्योंकि माइलिन शीथ से कवर्ड है। तो ये इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाता है और ये ओपेक व्हाइट इन अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको कहा जाता है व्हाइट मैटर। ठीक है, अब सेरिब्रम ऐसे रखा हुआ है, थैलेमस के ऊपर रैप हुआ है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो सेरिब्रम इज रैप्ड अराउंड थैलेमस। थैलेमस सिर्फ रिले वाला एरिया है, कोऑर्डिनेटिंग सेंसर, सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का। मतलब नीचे से जो इन्फॉर्मेशन ऊपर जा रही है, ऊपर से जो नीचे आ रही है, दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, इधर की उधर भेज रहा है, उधर की इधर, यही इसका काम है। इसके अलावा एक तीसरा पार्ट जो होता है भाइयों, वो है हाइपोथैलेमस। अब ये बेस ऑफ द थैलेमस पे होता है, लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है, जो थैलेमस के बेस पे रहता है, इसमें बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। इसमें बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर, भूख प्यास। और इसमें ना न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स भी होते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम इंपल्स कंडक्शन की जगह हार्मोन सिक्रीशन होता है। होते तो ये न्यूरॉन है, पर ये ऐसे न्यूरॉन है जिन्होंने इंपल्स कंडक्शन की जगह हार्मोन सिक्रीशन का काम पकड़ लिया है। ठीक है, तो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इनको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन कौन से होते हैं, ये मैं आपको एंडोक्राइन में पढ़ूंगा। फिर इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वहां पे एक ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। तो लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ लिम्बिक सिस्टम मिलकर हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, लाइक डिसलाइक, इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, रेज यानी एंगर, फियर यानी डर, और मोटिवेशन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी लिम्बिक सिस्टम पे जब अटैक होता है तो आप बेवकूफ बनने लगते हैं और आप भूल जाते हैं कि, और आपको लगता है सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन लोग कमाई कर लेते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इससे थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, पढ़ने से होगा। ये तो हो गया फोर ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में बहुत लिमिटेड जानकारी दी हुई है। मिड ब्रेन थैलेमस तो ऊपर है इसके, थैलेमस हाइपोथैलेमस है ना, और नीचे क्या है, नीचे पॉन्स है इसके। और फिर एक बात लिखी हुई है कि एक कैनाल जिसे कहा जाता है सेरिब्रल एक्वाडक्ट, जिसे आइटर या एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, वो मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है। और मिड ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में चार राउंड स्वेलिंग्स होती हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। मैंने बताई थी आप, दो ऑडिटरी हैं और दो विजुअल हैं, और ये सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक तरफ की दो बाइजेमिना कहलाती हैं, दोनों तरफ की चारों क्वाड्रिजेमिना। खत्म, मिड ब्रेन के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है, हाइंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। पॉन्स जो है एक फाइबर ट्रैक्ट है जो इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन्स को। मैंने आपको बताया था, दाएं बाएं हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, और ऊपर नीचे वालों दो तरह के फाइबर होते हैं इसमें, वर्टिकल और ट्रांसवर्स, है ना। जबकि सेरिबेलम जो होता है उसमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स होते हैं ताकि इसमें ज्यादा ज्यादा न्यूरॉन रखे जा सके। सेरिबेलम में एक स्पेशल तरह के सेल्स भी होते हैं, परकिंजे सेल्स, है ना, वो और कहीं नहीं होते, पर ये आप एमबीबीएस में पढ़ना। तो सेरिबेलम में कन्वोल्यूटेड सरफेस होती है ताकि ज्यादा ज्यादा फोल्ड होते हैं इसमें, कन्वोल्यूशन मतलब फोल्ड, जैसे सेरिबेलम में थे, इसलिए सेरिबेलम को लिटिल लिटिल सेरिबेलम भी कहते हैं, छोटा ब्रेन। और इसमें बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। और तीसरी चीज होती है दोस्तों मेडुला। मेडुला जो होती है वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है। अब मेडुला में बड़े वाइटल सेंटर्स होते हैं, जैसे कि आपके कौन कौन से सेंटर्स मेडुला में होते हैं। सेरिबेलम तो बैलेंसिंग का काम करता है, पता ही है आपको। और क्या क्या काम करता है मैंने पहले ही लिखा दिया है, इन्होंने यहाँ नहीं लिखा है, कि जो एक्ट्स लर्निंग के होते हैं, वॉलंटरी होते हैं और बाद में इनवॉलंटरी हो जाते हैं, वो सब करता है ना। लेकिन मेडुला जो है वो रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रिफ्लेक्स, कार्डियक रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक, हार्ट सेंटर भी होता है ना मेडुला में का, मेडुला कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर, कार्डियो इनहिबिटर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है यहाँ, और गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी यहीं से कंट्रोल होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर वैसा यहाँ पे होता है। ठीक है, अब तीन रीजन मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। कौन से तीन रीजन, तो देखिए, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। तो कौन नहीं है ब्रेन स्टेम में, सेरिबेलम नहीं है ना। सेरिबेलम तो ऊपर, फोर ब्रेन तो है ही नहीं, लेकिन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। लेकिन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में कौन सा, हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं होता है, सेरिबेलम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने ब्रेन स्टेम के बारे में बात करी। चलिए जस्ट अ सेकंड। चलिए, तो ये हो गया ब्रेन स्टेम के बारे में इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड पूरी गायब कर दी है, और बस स्पाइनल कॉर्ड का एक छोटा सा डायग्राम यहाँ दिया है, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताया। ये तो इसको समझाने के लिए मुझे स्पाइनल कॉर्ड पढ़ानी पड़ेगी, और मुझे बस एक मिनट दो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नई वाली एनसीईआरटी भी यहाँ पे अपलोड करता हूँ, पर वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो उसमें शायद उसमें आई एन ईयर गायब है पीछे से, है ना। तो एक बार उसको अपलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसके अंदर कोई नई चीज जुड़ी थी क्या, है ना। तो मुझे ये कंफ्यूजन है कि उसमें भी एनसीईआरटी में रिफ्लेक्स भी उड़ा दिया है क्या। एक सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड।
तो एक बार यहाँ पे हम जो ओरिजिनल एनसीईआरटी है वो तो है ही अपने पास, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी को मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ। ये अभी जो नई वाली एनसीईआरटी है वो है। इसके अंदर शुरू का तो सब कुछ वैसा ही है, इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, बस कट कर दो मतलब बुक में से कुछ भी। पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे करते हैं, मतलब कोई सेंस ही नहीं है फोरबिन मिडबिन हाइडबिन के बारे में और समरी, तो इन्होंने यहीं पे खत्म कर दिया है। ठीक है, थोड़े दिनों में बस समरी समरी देंगे और कुछ भी नहीं देंगे, आगे का और भी कर देंगे। सो ये इतना ही है भाई इसमें। लेकिन मजे की बात क्या है कि पीछे मुझे दिख रहे हैं इसमें क्वेश्चंस, जब इतना ही दिया है तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व का को पूछ रहे हो, स्पाइनल नर्व पढ़ाई क्या आपने? चलो एक काम करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स और थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड, है ना, पढ़ लेते हैं। तो हम जहां तक थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या है कि आई और ईयर भी मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी उनकी जरूरत पड़ेगी, जितना पुरानी एनसीईआरटी में दिया है। हालांकि हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे आई एंड ईयर, ठीक है। और इसके बाद फिर हम एंडोक्राइन सिस्टम शुरू करेंगे। आई एंड ईयर पढ़ना एक्चुअली है ना, आई और ईयर, आई तो हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वगैरह पे क्वेश्चन तो आते ही हैं और फिजिक्स में भी आते हैं, तो आई और ईयर तो पढ़ना ही है अपने को। पर एक बार पढ़ा लेते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे थोड़ा सा कंसाइज करके पढ़ा दूं, है ना, क्योंकि अब अगर नहीं दिया है और आप 2024 के देखो, 25 वाले बच्चों को तो मैंने पूरा पढ़ाया है, क्योंकि हो सकता है 25 में वापस ऐड हो जाए, पर 24 में मैं इसको आपको अननेसेसरी बर्डन नहीं करूँ। तो पढ़ना हो तो आप 25 वाले बैच में जाके पढ़ सकते हैं, है ना, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा कंसाइज में पढ़ा दूंगा, उतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा जितना 25 वालों को पढ़ाया। लेकिन हाँ, ऐसा हम पढ़ लेंगे कि हमारे क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं ना स्टेट बोर्ड के हिसाब से, जो है आपको पता है ना, सेक्शन बी में क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में रिड्यूस सिलेबस आता है, सेक्शन बी में कंप्लीट सिलेबस आता है। सेक्शन बी का जो सिलेबस है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी से भले ही हटा दिया हो, लेकिन स्टेट बोर्ड्स भी तो होते हैं, उनका भी तो वेरियस अदर बोर्ड्स, तो रिड्यूस सिलेबस कहाँ से आता है? वो आता है एनसीईआरटी से। वेरियस अदर बोर्ड की जो बुक्स होती हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे सीबीएसई के तो हैं नहीं, तो उनकी जो बुक्स हैं उनके सिलेबस से भी आता है। इसीलिए सेक्शन बी में आपको चॉइस भी मिलती है। तो पढ़ना तो आपको पूरा ही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बोर्ड का पेपर तो है नहीं जिसमें आप जो है ये पार्ट छोड़ दें। एटलीस्ट बायो में पढ़ना है, केमिस्ट्री में आप छोड़ सकते हो और फिजिक्स में भी छोड़ सकते हो, लेकिन बायो में तो क्या इंटर रिलेटेड होता है ना सब कुछ, तो इतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इतना छोड़ नहीं सकते, तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। और स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड के जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं और कैसे दिखते हैं, मतलब उसमें कौन कौन सी कवरिंग होती है। तो कवरिंग्स तो भाई वही थी जो हमने देखी थी, फिर एक बार दिखा देता हूँ। याद करो, हमने जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था तो एक इस तरह का डायग्राम बनाया था। इसमें हमने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड में भी वो सारी कवरिंग्स होती हैं जो कि ब्रेन के ऊपर होती है, डुरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। ये जो तीनों कवरिंग्स हैं जो स्पाइनल जो ब्रेन के ऊपर होती हैं, ऐसी ही कवरिंग्स वहां पे भी होती हैं, ठीक है, सेम कवरिंग्स, ये हमने देखा था। ठीक, तो इसी चीज को हम आज समझेंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो मैटर होता है वो अपोजिट होता है। मैंने आपको एक डायग्राम ये भी दिखाया था, याद होगा आपको। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर जो है वो अंदर होता है और व्हाइट बाहर होता है। मैंने समझाया भी था क्यों, इसलिए क्योंकि जो सेल बॉडी और डेंड्राइट है वो तो यहाँ है, लेकिन एक्सॉन यहाँ से निकल रही है, तो ये एक्सॉन वाला हिस्सा माइलिनेटेड होता है, याद है कि नहीं आपको, इसलिए इसमें बाहर इस तरीके से होता है। फिर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज भी हमने देखी थी। हमने देखा था कि ब्रेन के अंदर साइटॉन्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन के अंदर जो साइटॉन का कलेक्शन होता है उसको हम हमने डायग्राम बना के देखा था कि न्यूक्लियाई बोलते हैं, और वही साइटॉन का कलेक्शन जब बाहर होता है तो उसका नाम बदल के हो जाता है गैंग्लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, ये चीज आपको बना के दिखाऊंगा तो समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी।
देखो ऊपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये ब्रेन है और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा ब्रेन, नीचे स्पाइनल कॉर्ड। तो दो तरह की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। दोनों में क्या फर्क होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि सपोज ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड है ऐसे ही, तो स्पाइनल कॉर्ड वाले हिस्से में जैसे जो जो यहाँ पे जिनके न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, और ये नर्व्स फिर व्हाइट मैटर के होते थ्रू होते हुए बाहर आ रही हैं। तो ये जो नर्व्स होती है ना, जो इस हिस्से से, ग्रे मैटर वाले हिस्से से, यहाँ इनकी न्यूक्लियाई यहाँ से अराइज हो रही हैं। इसमें अंदर जरूर एक वेंट्रिकल है, यहाँ पे इस तरीके से थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, ये सब हम नहीं पढ़ रहे हैं, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो नर्व्स आ रही होती हैं यहाँ से ब्रेन वाले हिस्से से और ऐसे निकल रही होती हैं, ये कहलाती हैं क्रीनियल नर्व्स। कैसे निकलती हैं वो मैं भी दिखाऊंगा आपको। और ये पेयर में होती हैं। कितने पेयर होती हैं? 12 पेयर होती हैं। ये ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं। जबकि कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो यहीं से निकलती हैं। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। और ये जो नर्व्स होती हैं ये कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये दो तरह की नर्व्स हैं, क्रेनियल और स्पाइनल। फिर मैंने आपको बताया था क्रेनियल नर्व में से कुछ होती हैं सेंसरी, कुछ होती हैं मोटर, और कुछ होती हैं मिक्स्ड। लेकिन स्पाइनल नर्व ऑल मिक्स्ड होती है। ये सब आपको याद है ना, बस इतना ही काफी है। मतलब इतनी जो मैंने पढ़ा दिया ना कि क्वेश्चन है एनसीईआरटी में क्रेनियल स्पाइनल नर्व में क्या फर्क होता है। तो क्रेनियल नर्व ब्रेन से स्टार्ट होती है, स्पाइनल नर्व कहाँ से स्टार्ट होती है? स्पाइनल कॉर्ड से। क्रेनियल नर्व तीन तरह की होती है, स्पाइनल नर्व जो है वो सब मिक्स होती है। क्रेनियल नर्व जो है ना 12 पेयर होती है, मैं भी बताऊंगा कौन सी होती है। जबकि स्पाइनल नर्व जो है ना वो 31 पेयर्स होती है। ये तीन डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। फंक्शंस क्या होते हैं इनके वो अभी देख लेते हैं। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व तो आपने देखा। अब जो ये नर्व्स जब ये आ रही होती है ना, देखो आप, अब यहां पर तो इसको न्यूक्लियस कहेंगे अपन। देखो इस चीज को, ये क्या है? ये जो ब्रेन में अराइज हो रहा है या स्पाइनल कॉर्ड में अराइज हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा ट्रैक्ट है। लेकिन जब ये बाहर निकलती है नर्व्स, तो क्या होता है देखो, जैसे एक नर्व दिखाता हूं तुम्हें। तो कई बार है ना, ये न्यूक्लियस है, जूम करते हैं, ये एक सेल है ना, सेल बॉडी और डेंड्राइट है। ये नर्व है, और ये नर्व इस तरह से यहाँ ना टीलोडेंड्रिया बना के खत्म हो गई। फिर यहाँ दूसरी सेल बॉडीज आ गई जिनके एक्सॉन्स, जिनके डेंड्राइट्स, और ये इनके एक्सॉन्स हैं। और ये फिर जा रही हैं या आ रही हैं रिसेप्टर से या इफेक्टर से, है ना, आ रही है जा रही है इस तरफ। तो ये वाली तो है जो जा रही है, तो ये रिसेप्ट, ये जा रही है इफेक्टर में। तो ये जो नर्व्स है ना, अब यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे एक और साइटोन का कलेक्शन है ना, ये कहलाता है गैंग्लिया, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर आ गया है। और ये जो चीजें आपको दिख रही हैं ये कहलाती हैं नर्व्स। तो क्या आपको इन चारों चीजों में फर्क समझ में आया? न्यूक्लियस ही गैंग्लिया है और ट्रैक्ट ही नर्व है। न्यूक्लियस और गैंग्लिया सेम चीज है, ट्रैक्ट और नर्व सेम चीज है, क्योंकि ये होते हैं सीएनएस में और ये होते हैं आउटसाइड सीएनएस, ठीक है। तो न्यूक्लियस और गैंग्लिया एक ही चीज है, देखो आप। और इधर जो है, मतलब गैंग्लिया आप इस हिस्से को बनाओ, इस पूरे को मत बनाओ, तो साइनेप्टिक कनेक्शन हो गया। इधर वाले हिस्से को बस, ये दिख रहा है आपको, ये गैंग्लिया है, साइटोन और डेंड्राइट का, है ना। और ये इसी को हमने न्यूक्लियस कहा था, और ट्रैक्ट जो है वही नर्व कहलाने लगते हैं। चलो, तो ये आप समझ गए। तो यही डायग्राम यहाँ पे है, देखो। अब इस डायग्राम को देखो, समझ में आ रहा है? और मैंने समझाने के लिए एक चीज और करी है, एक तरफ सेंसरी फाइबर लिए हैं और एक तरफ मोटर मोटर फाइबर लिए हैं। देखो ये नर्व्स हैं, लेकिन ये एक सेंसरी नर्व है और ये एक मोटर नर्व है। तो यहाँ देखो, ये सीएनएस है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब समझ लो ये क्रेनियल नर्व का डायग्राम है, क्योंकि आपको ये कहाँ से आती हुई दिख रही है? ब्रेन से, है ना। तो ये देखो, ये जैसे मोटर नर्व जा रही है, तो न्यूक्लियस से आदेश आ रहे हैं, ये ट्रैक्ट कहलाते हैं, बाहर आते ही ये यहाँ गैंग्लियन और ये नर्व। और जो सेंसरी आ रही है रिसेप्टर से, ये इफेक्टर में जा रही है और ये रिसेप्टर से आ रही है। तो ये आ रही है यहाँ गैंग्लियन बना रही है। तो ये जो दोस्तों, ये जो फाइबर है ना, ये वाले नर्व फाइबर, इनको हम प्री गैंग्लियोनिक कहेंगे। और इन्हें हम क्या कहेंगे बोलो? पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो ये प्री गैंग्लियोनिक, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक। इसी तरह से इधर देखो आप, ये प्री गैंग्लियोनिक क्योंकि ये जा रहे हैं, और ये वाले पोस्ट गैंग्लियोनिक।
ऐसे नाम सुने होंगे ना आपने कहीं, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, समझ में नहीं आता हुआ क्या है ये। तो ये देखो, जैसे मोटर नर्व फाइबर है ना, तो ये प्री, ये गैंग्लियन है, तो ये प्री गैंग्लियोनिक और ये पोस्ट। और यहाँ देखो सेंसरी इधर से जा रहे हैं, तो ये प्री है और ये पोस्ट है। बस इतना याद रखना है, ट्रैक्ट्स और न्यूक्लियस सीएनएस में, और बाहर निकलने के बाद गैंग्लियन और नर्व, इन्हीं के नाम हो जाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती हैं। दूसरी बात, जो 3 लेयर यहां थे ब्रेन के ऊपर, डुरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर, यही 3 लेयर यहां भी होते हैं। कहां? स्पाइनल कॉर्ड के बाहर। देखो सबसे बाहर डुरा मैटर, उसके बाद एरेक्नॉइड, और स्पाइनल कॉर्ड की आउटर सरफेस से चिपका हुआ ये लेयर है पाया मैटर। तो यही 3 लेयर यहां भी हैं, डुरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। और एरेक्नॉइड के नीचे और पाया मैटर के ऊपर यहाँ पे भी क्या भरा हुआ है? यहाँ पर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, ये भी हम जान चुके हैं। और सुनो, डुरा मैटर के बाहर क्या है? बताओ, डुरा मैटर के बाहर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स। जैसे यहाँ ऊपर क्रेनियम की बोन्स थी ना, यहाँ क्रेनियम, वैसे यहाँ भी है बोन्स, और वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स है। और वर्टिब्रल कॉलम तो ऐसा है, आपको पता है ना, वर्टिब्रल कॉलम ऐसा है, यो यो। तो फिर वो कहाँ से निकलती है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व? तो 2 वर्टिब्रल कॉलम के बीच में देखो खाली जगह दिख रही है तुम्हें, यहाँ से नर्व बाहर आएगी। तो जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व बाहर निकाल रहे थे ना, वो यहाँ से निकलेंगी बाहर। समझ में आ रही है? 2 वर्टिब्रास के बीच में जो जगह होती है ना, वहां से नर्व्स बाहर आती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं, ये नर्व यहाँ से आती है बाहर। और जब ये बाहर आती है ना, ये तो इस एरिया से बहुत सारी नर्व्स बाहर आ रही है जैसे, तो इनका ना एक जाल सा बन जाता है यहाँ, और ये आपस में ना ऐसे उलझ जाती है, तो इसे कहते हैं प्लेक्सस। जैसे बिजली के खंभे से बहुत सारी नर्व्स बाहर से, तार, बहुत सारे तार बाहर होते, उलझे हुए होते हैं ना आपस में, तो ये कहलाता है नर्व प्लेक्सस। अब जो ये स्पाइनल नर्व जो यहाँ से बाहर आ रही है ना, क्रेनियल भी यहीं से बाहर आती है, पर स्पाइनल के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ से बाहर आ रही है स्पाइनल नर्व्स। अब देखो 33 सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है आपको पता है? 7। तो सपोज ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। इसके बाद थोरेसिक कितनी है? 12। तो होता क्या है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा जो सबसे ऊपर वाली है, यहां से भी तो एक जोड़ा स्पाइनल नर्व निकलेंगी बाहर, यहां से भी निकलेंगी, यहां से भी निकलेंगी। तो होता क्या है, जैसे ये C1 है, ये C2 है, C3, C4, C5, C6 और C7। तो आप कहोगे कि 7 पेयर ऑफ स्पाइनल सर्वाइकल रीजन से 7 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व निकलनी चाहिए, लेकिन 8 निकलेंगी। बताओ क्यों? क्योंकि C1 के ऊपर से भी एक निकल रही है ना, कॉर्नर वाला मकान है ना ये, तो एक C7 के नीचे से भी निकल रही है, तो 8 होती हैं। तो सर्वाइकल रीजन में जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो कितनी होती हैं? 8। समझ में आई बात? क्योंकि एक ऊपर से भी निकलती है। स्पाइनल नर्व, सॉरी, सर्वाइकल रीजन में जो स्पाइनल नर्व है वो 8 है, 8 पेयर्स, क्योंकि लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। लेकिन नीचे जो थोरेसिक रीजन है, उससे फिर कितनी निकलती है बताओ? थोरेसिक से 7 पेयर, 12 पेयर ही निकलती है, क्योंकि 12 है वो। लंबर से कितनी निकलेंगी? लंबर से निकलती हैं सिर्फ 5, 5 ही निकलेंगी, 5 पेयर। अब कितनी होगी बताओ, है ना। अब सैक्रम से कितनी निकलेंगी? 5 पेयर। लेकिन जो कॉक्सिक्स है, क्योंकि हमारे केस में पूछ पूछ तो होती नहीं, तो कॉक्सिक्स से सिर्फ एक ही पेयर निकलता है, तो सर्वाइकल से एक एक्स्ट्रा पेयर है और कॉक्सिक्स से कम निकलती है। तो टोटल कितने पेयर होंगी बताओ? टोटल हो गया 31 पेयर्स। ठीक है, ये थी स्पाइनल नर्व्स। अब तुम्हें मैं क्रेनियल नर्व्स दिखाता हूं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 पेयर निकलती हैं। एक बार दिखाता हूं। और ब्रेन से अराइज होती है क्रेनियल नर्व। हालांकि मेरे पास एक फोटो है जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ, वेट में ढूंढ रहा हूँ। ये देखो, सैक्रल और कॉक्सिजियल फ्यूज है ना तनु जी, इसलिए फिर वो कॉक्सिजियल के नीचे से एक निकलती है बस वहीं से। अब यहाँ देखो, ये डायग्राम देखो आप,
ये ना ब्रेन को हम नीचे से दिखा रहे हैं, नीचे से। तो इस डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है ना, उनका न्यूक्लियस यानी जहां से वो अराइज होती है, सेंसरी नर्व्स नहीं है तो आ रही है अंदर, है ना, ये रहा। ऑल्फैक्टरी के बाद आती है ऑप्टिक। तो सेकंड क्रेनियल नर्व जो ऑप्टिक है उनका पेयर ये रहा, देखिए ये ऑप्टिक नर्व्स है। यहाँ पे ये ट्रैक्ट कहलाएंगी क्योंकि अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के अंदर है। तो ऑल्फैक्टरी देखा, ऑप्टिक देखा, तीसरी वाली जो होती है ऑक्यूलोमोटर, उनका पेयर ये रहा, ये भी ब्रेन से अराइज होती है। चौथी क्रेनियल नर्व, ऐसे इनके नाम है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल। तो चौथे वाला का पेयर ये रहा, देखो फोर्थ क्रेनियल नर्व ये रहा। फिफ्थ क्रेनियल नर्व का पेयर यहाँ से अराइज होता है। सिक्स क्रेनियल नर्व ये रही। सेवंथ क्रेनियल नर्व आप देखिए, ये दिख रही है आपको यहाँ। एट्थ वाली ये रही, तो ब्रेन से अराइज हो रही है। नाइन्थ क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर 10th वाली भी दिख रही है, 11th वाली भी दिख रही है, और 12th वाली भी दिख रही है आपको यहाँ, है ना। तो ये क्रेनियल नर्व्स है, ब्रेन से अराइज होती हैं। ये याद नहीं करनी, मतलब कितना याद करना है मैं बता दूंगा इसके बारे में। तो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी मैंने आपको बताया, और ये हमने देखा स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स हैं, सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12, नंबर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सिजियल सिर्फ एक पेयर। ठीक है। ये प्लेक्सस क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, नर्व जो निकलती है तो उनके फाइबर आपस में प्लेक्सस बनाते हैं। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले हिस्से में ना, इससे बहुत सारी नर्व निकल रही है ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो यहीं खत्म हो जाती है L1 के लेवल पे ही। तो बाकी सब नर्व्स यहाँ से फिर ऐसे नीचे आ रही होती हैं। तो यहाँ पे ना घोड़े की पूंछ जैसी बन जाती है, जिसको हम काउडा इक्यूना कहते हैं। इक्यूना मतलब घोड़ा, काउडा मतलब टेल। कोई पूछेगा नहीं पर ऐसा होता है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। ये सेम डायग्राम आप यहाँ भी देख सकते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल नर्व्स बाहर आ रही। तो स्पाइनल कॉर्ड, ये डायग्राम की आपको जरूरत नहीं है, इसमें भी वही सब लेयर्स बताए गए स्पाइनल कॉर्ड के, ये भी आप नहीं याद रखो तो भी चलेगा। ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ रखी हुई होती है, देखो ऐसे, किसके अंदर, वर्टिबल कॉलम का जो फोरामेन है ना, वर्टिबल फोरामेन, मैंने आपको बताया था इस तरह से बोन पे बोन रखी, वर्टिब्रा पे वर्टिब्रा रखी होती है, तो पीछे उसमें फोरामेन होता है, तो उसके थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है। और ये देखो दो वर्टिब्राओं के बीच में जो खाली जगह होती है ना, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, उसको भी देख लो आप। ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से बाहर आ रही है स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व्स, दो वर्टिब्राओं के बीच में से। तो ये है, बाकी इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको याद रखने की। जनरल थ्योरी यहाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ इतनी होती है, वेट इतना होता है, और 3 लेयर्स होते हैं, डोरामीटर, अरिथमेट, पायामीटर, जो मैंने पढ़ाया वही था। कॉनस मेडुलरिस, फाइलम, टर्मिनल, ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं कुछ भी, है ना, ये सब आप छोड़ सकते हो। लेकिन जो कट सेक्शन होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, वो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये क्या चक्कर है। तो एक स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम देखें कैसे उसका कट सेक्शन होता है, तो वो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ट्रांसफर सेक्शन या कट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो चलो देखते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का अगर एक टीएस काटा जाए, ट्रांसफर सेक्शन, तो वो कैसा दिखेगा। तो अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन काटूं स्पाइनल कॉर्ड का, तो देखो वो कुछ इस तरह का होगा। ऐसे यूं काटा और यूं करके आपको दिखा रहा हूं मैं ऊपर से, है ना। सपोज ये वो कट सेक्शन है। तो आपको तो पता ही है कि स्पाइनल कॉर्ड में भी अंदर कैविटी तो है ही सही, जिसमें सीएसएफ भरा हुआ है, तो वो छोटी सी मैंने ये बना दिया, है ना, इसमें सीएसएफ भरा हुआ है। और ऐसा देख रहे हैं अपन कि ये जो मैंने बनाई है ना, ये डॉर्सल साइड है, डॉर्सल यानी पीछे वाली, और ये वेंट्रल साइड है यानी कि आगे वाली। आदमी को हमने उल्टा लिटा रखा है, ठीक है, पीठ ऊपर है और पेट नीचे है, ठीक। अब स्पाइनल कॉर्ड में मामला उल्टा है, जो ग्रे मैटर होता है ना वो अंदर होता है, और जो व्हाइट मैटर होता है ना वो बाहर होता है। तो ये देखिए, ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें आप क्या देख सकते हैं कि जो ग्रे मैटर वाला पोर्शन है वो मैंने अंदर बनाया है, अंदर मतलब ये सब ग्रे मैटर है। और बाहर वाला पोर्शन जो है वो व्हाइट मैटर है, ठीक है। तो होता क्या है कि रिसेप्टर और इफेक्टर, दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता है। रिसेप्टर से सेंसेशन आती है और इफेक्टर से जाती है। तो जो नर्व्स निकलती है ना, मैं आपको बताता हूँ नर्व जो निकलेंगी वो कैसे हैं। अब सेंसेशन हमेशा ना एफरेंट वाली पीछे से आती है। अब दो तरह के फाइबर है दोस्तों, एफरेंट और इफरेंट, ठीक है। तो एफरेंट फाइबर है ना जो आ रहे हैं, और इफरेंट जो है वो जा रहे हैं। तो एफरेंट फाइबर्स रिसेप्टर से आते हैं, ठीक है। रिसेप्टर से जो एफरेंट आ रही हैं
ये आ रही सपोज रिसेप्टर से एफरेंट, और इफेक्टर्स में क्या जा रही होती है, इफेक्टर्स में जा रही होती है इफरेंट। तो यहां देखिए इफेक्टर्स में जा रही हैं इफरेंट और रिसेप्टर से आ रही हैं एफरेंट्स। दोनों स्पाइनल कॉर्ड में घुसने तक तो, यहां तक तो दोनों की दोनों साथ में आती हैं। दोनों तरह के नर्व फाइबर, क्योंकि स्पाइनल नर्व ना मिक्स नर्व होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो फाइबर्स है ना वो एक साथ आ रहे हैं एक ही नर्व में। ये है स्पाइनल नर्व। लेकिन बाद में जो रिसेप्टर वाले हैं ना ये पीछे से अंदर घुसते हैं, और इफ सॉरी ये से मतलब एफरेंट वाले, और इफरेंट वाले हैं ना ये आगे से बाहर निकलते हैं। तो याद रखना रिसीव करने का मामला पीछे से है और निकलने वाला आगे से है। तो यहाँ पे ना बीच में कुछ इंटर न्यूरॉन्स हैं। अब जैसे देखो ये एक इंटर न्यूरॉन है, यहाँ ये इसकी डेंड्राइट है और ये इसका एक्सॉन है। ये इधर वाले की डेंड्राइट है, सॉरी ये इसका इंटर न्यूरॉन और ये इसकी एक्सॉन। तो ऐसे गया और ऐसे आया, ठीक है। तो सेंसरी जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, डॉर्सल रूट से। तो ये सेंसरी जो होती है ना, डॉर्सल रूट जो होती है ना वो सेंसरी होती है, इनको रूट बोलते हैं। और ये जो वेंट्रल रूट होती हैं ये मोटर होती हैं। पर क्योंकि स्पाइनल नर्व एक मिक्स्ड नर्व है, तो जब दोनों बाहर निकल आते हैं तो दोनों साथ में जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? सेम ऐसे ही इधर ही हो रहा है। ये आपकी स्पाइनल नर्व है, इसमें भी रिसेप्टर और नीचे इफेक्टर। इफेक्टर मतलब मसल्स वगैरह जो होती हैं, है ना। अब रिसेप्टर इफेक्टर तो समझते हो। तो ये इस तरीके से होता है। और ये वाला जो पोर्शन है ना, जब ये नर्व्स बाहर आ रही होती है तो ये वाला फिर व्हाइट मैटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ इनके ऊपर चढ़ी हुई होती है माइलिन शीथ। चलिए, तो ये हो गया रिसेप्टर और इफेक्टर के बारे में। ना हो यही चीज आप यहाँ भी देख सकते हो, ज्यादा अच्छे से यहाँ समझ में आएगी आपको। ये डायग्राम देखो आप, पहले भी दिखाया था, दोबारा दिखा रहा हूँ। ये है डॉर्सल और ये है वेंट्रल। ये आ गया समझ में, रिसेप्टर इफेक्टर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये इंटर न्यूरॉन्स हैं। तो इतना काफी है आपके लिए। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ही इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन में भी हो सकते हैं, ब्रेन में ज्यादा होते हैं इनफैक्ट, है ना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में किस तरह से नर्व आती जाती है उसके बारे में। ये देखो सेम वही डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है और ये फिर इफेक्टर से बाहर जा रही है। नर्व सेम है, मिक्स्ड नर्व्स हैं, इधर से इधर से गई। इतना काफी है, बाकी इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अब। ये वही है जो मैंने अभी भी पढ़ाया, जो मैंने अभी भी पढ़ाया वही लिखा हुआ है। एक और किस्म के फाइबर होते हैं, ये भी आपको पढ़ना नहीं है पर बता देता हूँ। एक और किस्म के भी फाइबर हैं जो इधर से ही बाहर आते हैं, और वो सिर्फ मोटर होते हैं। वेंट्रल रूट से ही बाहर आते हैं, ये भी सिर्फ मोटर होते हैं। यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ये इस एरिया से बाहर आते हैं, है ना। और ये भी जाके इन्हीं नर्व्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। इनको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स। ये ओनली मोटर होते हैं, सेंसरी नहीं होते। तो ये भी इधर से ही बाहर आते हैं और ऐसे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इनके बारे में लिखा हुआ है, इनको रामस कम्युनिकेस कहते हैं, जो इन फाइबर्स को, ये वेंट्रल रूट से बाहर आते हैं इंटरवर्टिबल फोरामेन से, और यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एक ब्रिज है बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन्स, रिले पाथ है जो ब्रेन से इंपल्स आ रही है उनको आगे भेजने का, और रिफ्लेक्स एक्शन को कैरी आउट करती है स्पाइनल रिफ्लेक्स को, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए, खत्म। ट्रैक्स तो आप समझते हो, जो अंदर होते हैं उनको कहते हैं, और जो बाहर निकल आते हैं उनको ये छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना आपको। नर्व्स कहते हैं, जो ऊपर जा रहे हैं वो असेंडिंग ट्रैक, जो नीचे आ रहे हैं वो डिसेंडिंग, ये भी कोई जरूरत नहीं पड़ने की। तो ये खत्म हो गया आपका इसमें, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। मैं आपको पढ़ा तो बहुत ज्यादा सकता हूँ पर उसका यूज नहीं है ना, इसलिए मैंने इसको कट किया है इस पार्ट को। आप मेरे पुराने वीडियोस में देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा पढ़ाया था पहले तो सर आपने, पर यार तुम लोग 2024 के स्टूडेंट हो, और जो चीज नहीं आ रही है उसको उसको पढ़ा के करना क्या। अभी वो इस साल कट गया है ना सिलेबस, तो हमने उसको उतना पढ़ा जितना, बाकी तो ये भी नहीं पढ़ा रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, है ना।
तो इतना काफ़ी है आपके लिए, इसको इससे ज़्यादा डिटेल में इस साल नहीं लेना है। रैमस कम्युनिकेंस समझ नहीं आया अश्मिता, मोटर है ना रैमस कम्युनिकेंस। रैमस कम्युनिकेंस क्या है? ये वाले जो एक्स्ट्रा मैंने बनाए थे, देखो यहाँ बना के दिखा देता हूँ मैं, रैमस कम्युनिकेंस। कुछ और न्यूरॉन भी हैं यहाँ जो इधर से जा रहे हैं, ये है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले, ये भी इन्हीं 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 नर्व से जाते हैं। तो ये ऑटोनॉमिक नर्व, ये ओनली मोटर होते हैं, ठीक है। तो ये रैमस कम्युनिकेंस है जो क्या बनाते हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें दो तरह की चीजें हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक। इनको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में डिटेल में। देखो 31 पेयर होती है स्पाइनल नर्व के, सभी मिक्स टाइप होती हैं। डॉर्सल रूट सेंसरी होती है, वेंट्रल रूट मोटर होती है, पर दोनों बाद में ना अलग अलग हो जाती है, साथ में आती है। इतना ही तो पढ़ना था आपको। ये नीचे वाला आप छोड़ सकते हो, ये कंफ्यूज करेगा, इसको आप छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना, बस ऊपर का आधा पैराग्राफ पढ़ दो, वो काफी है, ठीक है, इतना सा। यही मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं, ये तो हमने स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ा। क्रेनियल नर्व्स, जो एक और चीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो क्रेनियल नर्व्स हम देख रहे थे, उन पे आते हैं। ये 12 पेयर होती हैं, इनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स भी आती हैं स्पाइनल नर्व्स के अलावा, और उनको याद करने की एक ट्रिक भी बता देता हूँ। विसरल नर्वस सिस्टम, भावना जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि वो विसरा में जा रहा है, यानी मोटर। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, जिनको मैंने अभी आपको दिखाया था कौन सी कहां से कैसे निकलती है, और उनमें से कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, और कौन सी मिक्स्ड है, उसको याद करने का तरीका भी मैं यहाँ पर अभी बता दूंगा। ये देखो, तो क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात करें तो स्पाइनल नर्व्स तो मैंने पढ़ाई दी है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, रेप्टाइल, एवीज, मैमल में मिलती हैं। नाम, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल। ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए, ऑप्टिक जो है वो देखने के लिए, ऑक्यूलोमोटर आई बॉल को घुमाने के लिए, ठीक है। ट्रॉक्लियर जो है वो आई बॉल घुमाने के लिए, ट्राइजेमिनल जो होती है ये जॉ मसल्स और दांत के लिए। इतना डिटेल में याद नहीं रखना, जो याद रखना बता दूंगा। एब्ड्यूसेंस फिर आई बॉल के लिए होती है, फेशियल जो होती है वो टेस्ट के लिए और टंग के लिए। ऑडिटरी दो काम के लिए, कान से आती है, हियरिंग और इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग के लिए। ग्लॉसोफेरेंजियल टंग से आती है। वेगस ये सबसे बड़ी नर्व है हमारी, लॉन्गेस्ट। वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड मतलब समझते हो, बंजारे। तो ये भटकती रहती है, इसलिए इसका नाम वेगस है। ये बहुत जगहों पे जाती है, हार्ट में भी जाती है, इंटेस्टाइन में भी जाती है, स्फिंक्टर को भी ढीला करती है। तो लॉन्गेस्ट नर्व यही है हमारी बॉडी की, वेगस। ये मिक्स्ड है। इसके अलावा स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल, ये फिर फेरिंग से टंग के मूवमेंट के लिए। याद क्या रखना है, याद रखने का तरीका, नाम आप चाहो तो याद रख सकते हो। सबसे बड़ी कौन सी है, तो वेगस। एक तो ये बात याद रख लेना, लॉन्गेस्ट वेगस है। और इनके नाम याद रखने का तरीका, कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, और कौन सी मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड के लिए हम वर्ड यूज करेंगे बोथ। तो सेंसरी, मोटर और बोथ। बोथ मतलब होता है मिक्स्ड। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नाम ऐसे याद रख सकते हो, ओ टू टेक ए फैमिली वेकेशन, गो वेगस एंड हवाई, है ना। या फिर ओल्ड एपी ओकेजनली ट्राइज ट्रिग्नोमेट्री एंड फील्स वेरी ग्लूमी वेग एंड हाइपोएक्टिव। या फिर ऐसे, ऑन ओकेजन्स आवर ट्रस्टी ट्रक्स एक्ट फनी वेरी गुड व्हीकल एनी हाउ। तो आपको जो अच्छा लगे आप इसमें से याद रख सकते हो। ये तो नाम याद रखने के लिए 3-4 दे दिए मैंने आपको, है ना। ऑन ओकेजन आवर ट्रस्टी ट्रक, हमारा ट्रक वैसे तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी बहुत फनी बिहेव करता है, वैसे अच्छा व्हीकल है। या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, ओ टू टेक ए वेकेशन, टेक ए फैमिली वेकेशन, गो वेगस एंड हवाई, ये अच्छा लग रहा है, ये याद कर लो। और कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स है, कैसे याद रखोगे। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट, याद करने का तरीका अच्छा है। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर्स, बट राहुल द्रविड़ सेज, ऑयल सही डालो, एक ऐड नहीं आ रहा आजकल, तो अगर आपने वो देखा होगा वर्ल्ड कप, दिमाग खराब करके रख दिया। तो सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। चलिए, इंजन ऑयल बताओ, आज तक कोई लड़की को इंजन ऑयल के बारे में पता है क्या। राहुल द्रविड़ भी मतलब कुछ भी, वहां पे शादी का लड़कियों, किसी लड़की को आज तक जो स्कूटी चलाती है इंजन ऑयल के बारे में नहीं पता होगा। ये लड़कियों का डिपार्टमेंट ही नहीं है, वहां इंजन ऑयल बता रहा है लड़कियों को, हद कर दी। एनीवेज, तो सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर से, ये होगा। एस मतलब सेंसरी, एम मतलब मोटर, और बी मतलब बोथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये याद होगा, इसमें इतना काफी है। तो ये आपको ना, कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स है। तो इस हिसाब से अगर अपन निकालेंगे तो 1, 2 और 8 हमें क्या मिलेंगी, 1, 2 और 8 जो है वो हमको मिलेंगी सेंसरी। 3, 4, 6, 11, 12 मोटर है, और मिक्स्ड कौन सी है, मिक्स्ड है 5, 6, 9, 10। इतना याद रख लो काफी है। बाकी सबसे लंबी कौन सी होती है ये आप याद रख सकते हैं, वो वेगस होती है। बाकी कुछ नहीं आएगा आपके नीट में, इतना ही आ जाए बहुत है।
चलिए, तो ये ना हमने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को शॉर्ट में और उससे रिलेटेड बातें पढ़नी है। अब हम ना जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था ना, जिसमें दो चीजें होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम ना रिफ्लेक्सेस पे बात करेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह की चीजें होती हैं, कौन कौन सी? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या करता है वो बता देता हूँ, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है वो बता देता हूँ। दो फोटो दिखाता हूँ, तुम्हें याद नहीं रखने, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले। ये देखो, तो ये गैंग्लियन ना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से बनाते हैं। ये याद नहीं रखना, सिर्फ समझाने के लिए। देखो ये नर्व्स आ रही हैं, यहाँ गैंग्लियन बन रहा है और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक। ये गैंग्लियन, ये प्री गैंग्लियोनिक, ये गैंग्लियन और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक जो ऑर्गन्स तक जा रही है। ये सब नहीं याद रखना है, काम की चीजें याद रखनी हो यहाँ है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम विसरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, ये क्या होता है? पहली बात तो ये सिर्फ मोटर होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। तो इसमें और कुछ सेंसी नर्व्स आती जरूर है विसरा से इंफॉर्मेशन लेके, इसलिए हमने लिखा है कि फ्रॉम सीएनएस टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सीएनएस। ज्यादातर इसकी एक्टिविटीज जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, है ना, सेंटर्स इन मेडुला। कुछ एक जो है वो हाइपोथैलेमस तक जाती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ काम करता है? इनवॉलंटरी मसल्स में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, ब्लड वेसल्स में, स्किन में। इनवॉलंटरी मसल्स मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल वगैरह की भी मसल्स हैं, या आइरिस है, ये सब, प्यूपिल। तो जितनी भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं, देखो कहाँ कहाँ एएनएस काम करता है। एक तो मसल्स में, कौन सी मसल्स में? ये याद रखना है आपको, इनवॉलंटरी मसल्स में। दूसरा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन वाले नहीं, बाकी सारे ग्लैंड्स, डक्ट वाले। तीसरा ब्लड वेसल्स की जो वॉल में स्मूथ मसल की लेयर होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन। चौथा स्किन में जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना हमारे, स्किन में कुछ पाइलोमोटर मसल्स होती हैं जो रोंगटे खड़े करती है, रेक्टल पाइले, उसमें काम करता है। उसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में स्वेट ग्लैंड भी आ गया, क्योंकि इनके भी डक्ट होता है। तो इसमें ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जनरली जो है ना वो एनर्जी कंज्यूम करने वाली होती है एक्टिविटी, जिसमें एनर्जी खर्च होगी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सिंग होती है, यानी कि जिसमें एनर्जी बचती है। कैसे याद रखोगे? सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक जनरली चीजों को बढ़ाती है और पैरासिम्पैथेटिक जनरली चीजों को घटाती है। कैसे याद रखोगे? सिंपैथेटिक जनरली एडवर्स एटमॉस्फेयर में काम करती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जब आपका एटमॉस्फेयर एडवर्स नहीं होता है तब काम करती हैं। यानी शेर आ गया सामने तो एडवर्स एटमॉस्फेयर है, और अगर आप आराम से रिलैक्स कर रहे हो, चिल कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो वो कैसा है? वो अच्छा एनवायरमेंटल। एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर शेर, पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक, पी फॉर पार्टी। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक याद रखने का तरीका मैं भी आपको बता देता हूँ। सोचो, सिंपैथेटिक क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या है? सिंपली ऐसे याद कर लो, आप अचानक जंगल में जा रहे हो और आपके सामने शेर आ जाए, तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? तो वो सारी चीजें सिंपैथेटिक है। और अगर आप कहीं पार्टी कर रहे हो, है ना, और उस समय आपकी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी क्या है? वो है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो ये हो गया। चलिए, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले चलो, तो सिक्रीशंस पे बात करते हैं। अब जो सिक्रीशंस हैं, सिंपैथेटिक उन्हें इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर काम आते हैं? एसिटाइल कोलिन और सिंपैथेटिन दोनों। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में सिर्फ एसिटाइल कोलिन। तो सिंपैथेटिन या एपिनेफ्रिन जो होता है वो सिंपैथेटिक का हिस्सा है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन। आइरिस ऑफ आई, आई का जो आइरिस होता है ना, वो आई का जो पिपिल वाला एरिया होता है, उसको चौड़ा या पतला करता है। ये हम अभी जब आई पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। आइरिस की जो मसल्स हैं वो पिपिल को डायलेट कर सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, है ना। अब आप बताओ, शेर सामने आ जाएगा तो डर के मारे आंखें फटी हुई नहीं रह जाएंगी? बताओ। तो सिंपैथेटिक यानी शेर क्या करता है? पिपिल को डायलेट करता है। लेकिन जब आप पार्टी कर रहे होते हैं और गाना चल रहा होता है, आपको बेस पसंद है, तो पीपल, आप नाच रहे होते हैं आंखें मीच के, है ना। तो पार्टी में पीपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। नहीं, वो गाना है ना, कि वो आंखें 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 मीचे नाचे, ऐसा कुछ गाना है ना। तो शेर के सामने तो आंखें फटी रह जाएंगी, पीपल डायलेट हो जाएगा, और पार्टी करते समय आंखें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अब हार्ट की बात करें, तो शेर को देख के आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी। इसी तरह से एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन,
एड्रेनल ग्लैंड जो होता है हम पढ़ेंगे, इमरजेंसी में काम करता है एड्रेनल मेडुला। इसका सिक्रीशन सिंपैथेटिक है और जब इसका सिक्रीशन कम हो रहा हो तो पैरासिम्पैथेटिक है। सलाइवा का सिक्रीशन, शेर को देख के आपकी लार थोड़ी थोड़ी टपकेगी, लार तो शेर की टपकेगी ना, आपका तो गला सूख जाएगा। तो सिंपैथेटिक जो है वो सेलेरी सिक्रीशंस को क्या करता है, सुखा देता है, रोक देता है। लेकिन जब आप पार्टी कर रहे हो, आप खाना वाना खाएंगे तो आपकी लार भी टपक रही है उस समय। लंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई की बात करें तो अब शेर सामने है तो आपको भागना है जान बचा के, तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा और आपकी ट्रैकिया वगैरह डायलेट हो जाएगी ताकि ज्यादा हवा लंग्स में घुस सके। जबकि जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो उस समय ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे। फिर एलिमेंट्री कैनाल, अब शेर के सामने आपकी पेरिस्टाल्सिस तो रुकी जाएगी ना। भाई आप लोटा लेके झाड़ी में बैठे, सामने शेर आ गया, अब थोड़ी आपकी पेरिस्टाल्सिस चालू होगी, पेरिस्टाल्सिस रुक जाएगी और आप अपने स्फिंक्टर को दबाकर भागेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट स्फिंक्टर भी रिलैक्स नहीं होगा आप, क्योंकि स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब फीसिस या यूरिन रिलीज करने का टाइम नहीं है, तो पेरिस्टाल्सिस रुक जाएगी, स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप वहां से भागेंगे। लेकिन जब आप आराम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो आपकी पेरिस्टाल्सिस भी बढ़ेगी और स्फिंक्टर भी डिले होंगे, है ना। इसी तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अब बताओ शेर को देख के आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का सिक्रेशन स्टार्ट करेंगे तो शेर के करेंगे, आपके तो इनहिबिट हो जाएंगे। लेकिन जब आप पार्टी कर रहे होंगे तो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो सिक्रीट होंगे। शेर और पार्टी से आप इसको याद कर सकते हो, जो भी कि सिंपैथेटिक में कौन इंक्रीज होता है और पैरासिम्पैथेटिक में कौन। ठीक है। एरेक्टर पाइलाई मसल जो रोंगटे खड़े करती है, ऑब्वियसली शेर को देख के उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, आपको गूज बम्स आ जाएंगे। लेकिन जब आप रिलैक्स कर रहे होगे तो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होगी। यूरिनरी ब्लैडर, अब जब शेर सामने है तो मिक्चुरेशन करने का टाइम नहीं है, तो जो मसल्स होती हैं यूरिनरी ब्लैडर की वो रिलैक्स हो जाएंगी ताकि मिक्चुरेशन ना हो। बट जो स्फिंक्टर की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जो यूरिनरी स्फिंक्टर है उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी ताकि यूरिन बाहर ना निकले, है ना। तो ये तो हो गया शेर आने पे। और पार्टी होने पे क्या होगा, पार्टी होने पे ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। पार्टी में बार बार आप टॉयलेट जा रहे हो, ज़्यादा पी लिए तो बार बार यूरिन पास कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ब्लैडर की मसल्स, लेकिन रिलैक्स हो रही हैं स्फिंक्टर की मसल्स। बाबू भैया पार्टी कर रहे थे ना हेरा फेरी में, तो बैठो बैठ बैठ जाओ, तो वहीं शुरू हो जाता। तो ये हो गया। इसी तरह से एनल स्फिंक्टर, शेर को देख के एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अभी पॉटी करने का टाइम नहीं है, भागो। लेकिन जब आप रिलैक्स हो रहे होगे, पार्टी कर रहे होगे, तो पार्टी में पॉटी भी कर सकते हो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा आपको समझ में कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अलग अलग है, इसलिए इजैकुलेशन और मिक्चुरेशन एक साथ नहीं होगा। तो इजैकुलेशन के लिए सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सिबल होता है और इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए पैरासिम्पैथेटिक। मतलब पेनाइल मसल्स जब डायलेट होती हैं ताकि पेनिस में ज्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो, तो उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन बाद में इजैकुलेशन के टाइम जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसके लिए सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सिंपैथेटिक क्या करता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ये आपको यहाँ से याद। अच्छा, स्वेट ग्लैंड की बात करें तो शेर को देख के पसीने छूटेंगे, पार्टी तो आप एसी एसी में कर रहे हो तो वहां पसीने नहीं छूटेंगे। तो स्वेट ग्लैंड का सिक्रेशन भी सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं शेर और पार्टी से कि सिंपैथेटिक क्या करता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्सेस। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सेस के बारे में। रिफ्लेक्सेस को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या है ये क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके, इनको देख लेते हैं। रिफ्लेक्सेस वो चीजें होती हैं जो इनवॉलंटरी होती हैं, लेकिन उनको हम वॉलंटरीली भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो मैं रेफरेंस के लिए कुछ चीजें अपलोड कर रहा हूं यहाँ। ये लास्ट चीज बची है बस नर्वस सिस्टम में अपने को पढ़ने में। तो रिफ्लेक्सेस को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या है ये तीन तरीके, वो देख लो आप। पहला है ऑन बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि वो रिफ्लेक्स कहाँ ओरिजिनेट होती है। दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, और तीसरा है कि कितनी सिनेप्सिस उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ऑन बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग सिनेप्सिस। ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिनेप्सिस। तो तीन तरीके हैं। ऑन बेसिस ऑफ ऑरिजिन,
दो तरह की स्नैप्स होती हैं, हम पढ़ेंगे इनको, क्रेनियल रिफ्लेक्स और दूसरी होती है स्पाइनल रिफ्लेक्स। ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस दो तरह की होती हैं, कंडीशनड और अनकंडीशनड। और ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइनेप्सिस दो तरह की होती हैं, मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक। तो चलो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। एक एक लाइन इनके बारे में लिख देता हूं। ये कहां से ऑरिजिनेट कर रही हैं? फ्रॉम ब्रेन। ये कहां से ऑरिजिनेट कर रही हैं? फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैव प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस, दे रिक्वायर ए लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब पहले सीखना होता है इनको। मतलब ये आफ्टर बर्थ सीखते हैं हम। और जबकि अनकंडीशनल रिफ्लेक्स डोंट रिक्वायर अ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी ये प्रेजेंट होती हैं प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। मोनोसिनेप्टिक में ओनली वन साइनैप्स इज प्रेजेंट, जबकि पॉलीसाइनेप्टिक में मोर देन वन। अभी समझाऊंगा ये, साइनैप्स इज प्रेजेंट। तो ये हो गई। चलो इनको एक एक करके हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अच्छा, आज ना नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट काफी हद तक पूरा हो जाएगा, और जो बचा कुछ है वो तो अगली क्लास में तो 10-15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम आई और ईयर पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी नर्वस सिस्टम में 2 लेक्चर और है ना, तो एक एक लेक्चर में ब्रीफली आई और ईयर पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि है तो इंटर रिलेटेड ही, छोड़ के क्यों जाए अपन। और सेक्शन बी में क्वेश्चन आ गया तो पढ़ लेते हैं। तो अगले 2 लेक्चर में, एक लेक्चर में आई खत्म करा दूंगा, एक लेक्चर में ईयर। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे, हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। अब किसी चीज को पढ़ने से कोई नुकसान थोड़ी है। हाँ, उसको इतना डिटेल में पढ़ो कि वो बाकी चीजें याद ना रख पाए तो नुकसान है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओ यार, है ना। तो ये हो गया। तो रिफ्लेक्सेस एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये टेबल आपने बना ली है, तो इसको हम पढ़ते हैं फिर। डन हो गई टेबल। तो 3 तरह से हम रिफ्लेक्सेस को क्लासिफाई करेंगे। पहला होता है क्रेनियल और स्पाइनल। इनमें क्या फर्क होता है? क्रेनियल वाली ना थोड़ी सी स्लोअर होती है और स्पाइनल वाली फास्टर होती है। क्योंकि क्या होता है ना, क्रेनियल वाले के लिए डिसीजन लेने वाले सेंसरी इंटरन्यूरॉन कहाँ होते हैं? ब्रेन में, ठीक है। जबकि स्पाइनल नर्व, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में डिसीजन कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो होता क्या है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं इनको। लिख लिया ना, ये आगे बढ़े, ये स्लाइड आगे बढ़ा दूं। तो क्रेनियल वर्सेस स्पाइनल रिफ्लेक्स, चलो इसको देखते हैं। पहले तो एक रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक रिफ्लेक्स एक्शन में या कोई भी चीज, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, एक दो बातें अंडरलाइन करा देता हूं। इट इज एंटायर प्रोसेस ऑफ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट ऑकर्स इनवॉलंटरीली, लेकिन एक पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्वॉल्व होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस, अचानक होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स का रिस्पॉन्स होते हैं। याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन कंप्लीटेड बहुत क्विकली होते हैं और वॉलंटरी रेगुलेट हो सकते हैं। और एक रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या चीजें होती हैं? तो एक रिफ्लेक्स आर्क में अगर आप देखोगे तो ये चीजें होना तो बहुत जरूरी है। एक होता है रिसेप्टर ऑर्गन। अब रिसेप्टर ऑर्गन से क्या आती है बताओ? रिसेप्टर ऑर्गन से आती है एफरेंट नर्व फाइबर्स। कहाँ पहुंचते हैं ये पहुंचते हैं इंटर न्यूरॉन में। इंटर न्यूरॉन से क्या निकलती हैं फिर? ईफरेंट। और ईफरेंट किस में जाती हैं? इफेक्टर ऑर्गन में। तो 5 चीजें चाहिए होती हैं भाई एक रिफ्लेक्स आर्क में: रिसेप्टर ऑर्गन, एफरेंट, इंटर न्यूरॉन, ईफरेंट और इफेक्टर। सिंपल है, सीक्वेंस याद रखना है ना, इसको हम एक रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो अब हम टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस पे आते हैं। अब जैसे क्रेनियल और स्पाइनल रिफ्लेक्स, आपको पता है बॉडी में आपके 2 चीजें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। अब ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ब्रेन है, और नीचे वाला हिस्सा ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो अगर रिसेप्टर ऑर्गन से
इम्पल्स आई और इफेक्टर से जाएगी, है ना। दोनों दिखाता हूँ आपको यहाँ, ये रिसेप्टर और इधर इफेक्टर। तो क्रेनियल और स्पाइनल रिफ्लेक्स, अब रिसेप्टर ऑर्गन है जैसे, है ना, तो रिसेप्टर ऑर्गन से अगर कोई इम्पल्स आई और वो रिसेप्टर ऑर्गन सपोज आई है, तो उससे वो ब्रेन तक गई, ठीक है। यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स हैं, उन्होंने डिसीजन लिया और फिर इफेक्टर ऑर्गन में इंफॉर्मेशन गई, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन ऊपर तक जा रही है, नीचे आ रही है। जबकि अगर रिसेप्टर ऑर्गन से कोई इंफॉर्मेशन आई और इंटरन्यूरॉन यहीं है, कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में, यहीं से डिसीजन लिया और इफेक्टर में पहुंच गई, तो इसमें टाइम कम लगेगा। तो इधर वाली जो है ना, ये क्रेनियल रिफ्लेक्स है, ये थोड़ी स्लो है। इधर वाली स्पाइनल है, ये फास्ट है। मैं दोनों का एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने खाना देखा तो आपकी लार टपकेगी ना, खाने को सूंघ कर या देखकर, साइट ऑफ फूड। तो खाना देखा आपने, आंखों ने इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाई, तो ब्रेन को अच्छा लगा एसोसिएशन एरिया को, अरे ये तो खाना है, गुलाब जामुन है, बढ़िया चीज है। तो फिर आदेश आया लार टपकाओ, तो फिर आपके इफेक्टर ऑर्गन यानी ग्लैंड से लार टपकी। तो खाना देखते ही लार नहीं टपकती है, खाना देखने के 1-2 सेकंड बाद लार टपकना शुरू होती है। स्लो है ना थोड़ा सा। इसी तरह किसी ने आपको गाली दी, तो आपके कानों ने सुना, कोई शब्द सुना आपके कानों ने, और वो शब्द फिर आपके ब्रेन में गया, और ब्रेन में जाने के बाद एसोसिएशन एरिया ने उसको एनालाइज किया, अबे ये तो गाली है, बोला गाली है तो लगा थप्पड़, तो फिर मोटर एरिया से इंफॉर्मेशन यहाँ आई और आपकी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हुआ और आपने उसके एक थप्पड़ लगाया। तो कहने का मतलब ये थोड़ी स्लो होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-8 सेकंड लगता है इसमें। इसे कहते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्स। लेकिन स्पाइनल रिफ्लेक्स बहुत फास्ट होती है। कैसे? जैसे पीछे मान लो एक गर्म तवा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अचानक मेरा हाथ पीछे लग गया, है ना, तो पता है क्या होगा, जैसे ही मेरा गर्म तवे पे मेरी कोहनी लगेगी ना या करंट लगेगा, तो मेरा हाथ पहले आगे खिसक जाएगा। बाद में मुझे रियलाइज होगा, अच्छा क्या हुआ, अच्छा पीछे गर्म तवा था या पीछे करंट लगा। तो इसमें तो रियलाइज होने के बाद एक्शन करते हो आप, इसमें एक्शन हो गया, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन की करंट लगा, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत डिसीजन ले लिया, इफेक्टर को भेज दिया, हाथ खींच आगे, और हाथ आगे खींच गया, ये फास्ट हुआ ना। बताओ फास्ट हुआ कि नहीं हुआ ये? बाद में आपके ब्रेन को रियलाइज हुआ, अबे करंट लगा था, तो ये स्लो फास्ट है। तो जैसे करंट लगे, साइट ऑफ फूड इस तरफ आ गया, इलेक्ट्रिक करंट लगा आपको एकदम से, इलेक्ट्रिक शॉक, तो वो इस तरफ आ गया। समझ में आई बात? दोनों का एग्जांपल समझ में आया? खाना देख के लार टपकना थोड़ा स्लो है, लेकिन करंट लगने पे हाथ का खिंच जाना फास्ट है। इसमें तो क्रेनियल और स्पाइनल दोनों फर्क समझ में आया कि क्रेनियल रिफ्लेक्स में जो सेंस इंटरन्यूरॉन्स हैं जो डिसीजन लेने वाले हैं वो ब्रेन में है, तो टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे वो स्पाइनल कॉर्ड में ही है, तो ये फास्ट है। ये प्रोटेक्टिव होती है जनरली स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्योंकि ये फास्ट है, प्रोटेक्शन के ना, ये थोड़ा सा ये है। तो दो तरह की रिफ्लेक्स हो गई। क्या हो गया? रिफ्लेक्स आर्क वाली स्लाइड दिखाऊं? रिफ्लेक्स आर्क वाली स्लाइड में क्या है? रिसेप्टर ऑर्गन, एफरेंट, इंटरन्यूरॉन, इफेक्टर और इफरेंट, इफरेंट और इफेक्टर। साग्निक देखो डीप बातें बोल रहा है। नहीं, पर डीप ने काश ब्रेन फंक्शनिंग भी स्पाइन की तरह होता। कई लोग है ना इतने बेवकूफ होते हैं ना कि मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलो जवाब देते रहते हैं बिना सोचे। तो कहते हैं इनका स्पाइन से ही आ रहा है जवाब, ब्रेन में जा ही नहीं रहा है इनके, यहीं से जवाब आ गया। उसको कोई बात समझाओ, समझने से पहले अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, अरे बात तो सुना रहे हो, मतलब कुछ भी समझाने जाओ नहीं होता, कई बेवकूफ होता है उनके लिए ये मेडिकल जोक्स है यार, इसका तो रिस्पॉन्स स्पाइन से ही आ रहा है, ब्रेन में बात जा ही नहीं रही इसके। इसको कुछ भी कहने जाओ ये उल्टा रिएक्ट करता है। कई लोग ऐसे नहीं होते, आप उनको कुछ भी कहने जाओ उनके सारे रिएक्शन जो है ना वो यहीं से आते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। कुछ भी अच्छी बात कहो तो भी उल्टा रिस्पॉन्स देंगे, स्पाइन से ही आ रहा है रिस्पॉन्स। अरे पहले दिमाग में तो लेके जाओ बात को, कहा क्या हो समझ तो लो। तो वो मजाक की बात होगी, पर आपको क्रेनियल और स्पाइनल रिफ्लेक्स में फर्क समझ में आ गया। यही फर्क यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन द क्रेनियल रिफ्लेक्स एंड द स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो जो क्रेनियल रिफ्लेक्स होती है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक्शन इज कंप्लीटेड बाय द ब्रेन, लेकिन स्पाइनल रिफ्लेक्स में एक्शन इज कंप्लीटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्रेनियल रिफ्लेक्स में कोई अर्जेंसी नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन स्पाइनल रिफ्लेक्स में अर्जेंसी रिक्वायर्ड है। जल गया तो एकदम हाथ एकदम पीछे खिंच जाता है जैसे। चलो, तो ये हो गया क्रेनियल और स्पाइनल के बारे में। चिराग को अपन ने रिपोर्ट कर दिया है बीच में कौन सी रिफ्लेक्स दे रहा था, अगली बार ब्लॉक कर देंगे। चलो, तीसरी बात, क्रेनियल रिफ्लेक्स जो है वो स्लो होती है, स्पाइनल जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, फिर जैसे एग्जांपल है लार टपकना, क्रेनियल रिफ्लेक्स का। कोई सुई चुभाए एकदम पीछे, तो कोई सुई चुभाए तो एकदम आगे की तरफ हो सकता है ना, पीछे वाला अगर सुई चुभा दे तो ये हो गया स्पाइनल रिफ्लेक्स, एकदम तेजी से, या करंट लगना। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। तो ये हो गया क्रेनियल और स्पाइनल रिफ्लेक्स का फर्क। अब हम पढ़ेंगे कंडीशनड और अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, लेकिन आज समय पूरा हो गया है, तो कंडीशनड और अनकंडीशनड रिफ्लेक्स और मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक हम अगली क्लास में पढ़ देंगे। लेकिन अगली क्लास में हम इसके बाद आई भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप आई को भी पढ़ के आए पुरानी एनसीईआरटी से। मैं मॉड्यूल भी दे दूंगा आपको सेंस ऑर्गन्स का।
तो थोड़ा और सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रेनियल और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हमने पढ़ ली हैं। चलते चलते कुछ डाउट्स मैं अभी ले लेता हूँ आपके, बाकी हम अगले क्लास में करेंगे फिर। तो अगर कोई डाउट है तो मैंने खोल दिया है, वो आप भेज सकते हैं। मॉड्यूल में लिखा है कि गाबा डोपामीन सेरोटोनिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो क्या है, मैं सोचने की एबिलिटी को कम करते हैं? नहीं नहीं, बढ़ाते हैं। फालतू सोचने से डिप्रेशन होता है ना, उसको रोकते हैं। इनहिबिटरी मतलब इनहिबिटरी भी अच्छे हैं, ऐसे नहीं है। फालतू इन्फॉर्मेशन आगे जाती रहे, उससे क्या फायदा। सिजोफ्रेनिया में कोई हार्मोन नहीं इफेक्ट करते हैं, सिजोफ्रेनिया में ब्रेन में प्रॉब्लम होती है। शुगर क्विट करने से कोई बेनिफिट है? अगर वेट बढ़ रहा है तो वो कम हो जाएगा थोड़ा। ब्रेन के कौन से पार्ट में पेन नहीं होता? ब्रेन के किसी पार्ट में पेन नहीं होता। ब्रेन में एक पार्ट होता है तो रिसेप्टर्स, एलजीसी रिसेप्टर्स, जहाँ पेन की सेंसेशन पहुंचाते हैं। इंजेक्शन लेने के 2 दिन बाद बहुत पेन हो रहा है, लंब भी फॉर्म हो गया है, ऐसा क्यों होता है, क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाओ और वहाँ दवाई लो। अगर आपको गलत तरह से इंजेक्शन दिया किसी बेवकूफ डॉक्टर ने, कंपाउंडर ने मतलब, तो वहाँ पे कुछ पेन किलर देगा और कुछ लगाने को लोकल ऑइंटमेंट देगा। रेज हैंड। नेहा जी, ये क्या डाउट है? हेलो, हाँ नेहा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे वो कुछ बात बतानी थी कि मेरी एक नेबर आंटी थी, वो आज फेंट हो गई थी, तो मैंने उन्हें सीपीआर दिया, फिर